दोस्तों इस वीडियो में हम जीरो पर चर्चा करेंगे, यानी शून्य पर। आज हम जानेंगे कि जीरो क्या है तथा उसका विशेषता क्या है। लोगों के मन में जीरो से संबंधित बहुत सारा कंफ्यूजन है। वे सोचते हैं कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आदि आदि बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं हर कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जीरो को छोटा नहीं समझना है, जीरो अपने आप में हीरो है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूं जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ओके, या फिर नहीं जानते होंगे, और आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में बहुत सारा गलतियां करते होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शून्य यानी कि जीरो, ये कैसे टपक गया मैथमेटिक्स में। इसका आविष्कार बहुत ही पहले हो चुका था, बहुत पहले आ गया था धरती पर, ओके, और इसका खोज किया था आर्यभट्ट ने। देखिए, आविष्कार, दो शब्द है, एक खोज और एक आविष्कार, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस, इसको समझ ही लें। आविष्कार यानी कि डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, जैसे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट के पहले कोई ऐसा इंजन बनाया था? नहीं बनाया था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाप इंजन का यानी ट्रेन के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। लेकिन अगर वही इंजन को हम मॉडिफाई करते 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 बुलेट ट्रेन बना दें या फिर और तरह के ट्रेन बना दें, तो वो आविष्कार नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा खोज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंट। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, आविष्कार और खोज। आविष्कार मतलब कि जो पहली बार हुआ है, खोज का मतलब उसको धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया है। तो जीरो बहुत ही पहले इस धरती पर आ चुका था, लेकिन सवाल ये था उसको यूज करना मैथमेटिक्स में, और वो मैथमेटिक्स में यूज करना प्रारंभ किए थे आर्यभट्ट। और कब? 5वीं शताब्दी में, यानी 500 ईस्वी में लगभग। आपको पता ही होगा कि आर्यभट्ट जो हैं भारत के जाने माने गणितज्ञ थे, बहुत बड़ा गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, जो बिहार के पटना के रहने वाले हैं, राइट, रहने वाले हैं नहीं, रहने वाले थे। चलिए अब देखिए जीरो के विषय में अब समझते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, जीरो से पहले इन सारी संख्याओं का खोज हो चुका था। जीरो के भी पहले बहुत सारी संख्याएं आ चुकी थी, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के विषय में जानते होंगे। काउंटिंग नंबर यानी गिनने में जो संख्या को हम लोग प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर, और उसी को प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर यानी कि बहुत पहले आ चुका था, इसके बाद में आया है जीरो। इसके नेचुरल नंबर के बाद में, ये सब जब आ गया पहले, तो उसके बाद में जीरो का खोज हुआ, क्योंकि बहुत सारी समस्या थी। अगर मान के चलिए किसी टोकरी में 10 आम है, अगर वहां से 2 आम निकाल लेंगे तो 8 आम बचेगा। अगर 5 आम निकाल लें तो 10 आम में से 5 आम निकालेंगे तो 5 आम बचेगा। अगर 10 में से 10 आम निकाल लें तो वहां कुछ नहीं बचेगा। अब जब कुछ नहीं बचेगा तो उसको डिनोट करने के लिए कोई चीज होना चाहिए, और वो चीज क्या है? जीरो। जीरो अपने आप में वैल्यूलेस है, ये कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पर कुछ नहीं है तो समझते हैं कि जीरो है। अगर रूम में कुछ नहीं है और कहा जाएगा कि यहां पर कितने लोग हैं, तो जीरो लोग हैं। जहां पर कुछ नहीं है और उसके विषय में बात किया जाएगा तो हम लोग जीरो मान लेते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, और बहुत सारा चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये था प्राकृत संख्या। अब जीरो बाद में टपक गया तो इसको मिला करके बन गया क्या चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, जिसको W से दिखाते हैं, और प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को N से दिखाते हैं, ओके। और जीरो जो है क्या है? वैल्यूलेस है, यानी मानहीन है। हिंदी में इसको बोलते हैं मानहीन, वैल्यूलेस, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सपोज कीजिए, मान के चलिए एक संख्या है x, अगर x में हम जीरो जोड़ते हैं तो फिर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। x में अगर जीरो जोड़ते हैं तो x आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो अपने आप में कुछ भी नहीं है। इसको हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। x के साथ जीरो जोड़ दिए तो x आया, इसका मतलब कि जीरो में कोई जान नहीं है। या फिर आप x में से जीरो को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? x ही बचेगा। अगर x में जीरो को घटा देंगे तो x ही बचेगा, मतलब जीरो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप जीरो में
x को घटाते हैं तो फिर यहाँ पर फर्क उत्पन्न हो जाएगा। 0 में x घटाएंगे तो यहाँ पर -x आ जाएगा। और इसी के चलते हम लोग बोलते हैं कि 0 न्यूट्रल लेकिन नहीं है, उदासीन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वैल्यूलेस तो है लेकिन उदासीन नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके आगे बहुत सारी चीजों पर हमें चर्चा करना है। देखिए सबसे पहला चीज यहां पर लिखा क्या गया है, 0 एक सम संख्या है। ये आपको नोट करना है कि 0 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है, सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। इसलिए क्योंकि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अगर 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, मतलब कि भाग लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब सम संख्या हुआ। और इसके साथ में 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। ये नोट कर लेना है, क्योंकि यदि हम 0 को 2 से भाग देते हैं तो 0 आता है। 0 को 2 से भाग देते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब कि 0 जो है 2 से भाग लग रहा है पूरा पूरी। सिंपल सी बात है, अगर 0 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 0 0। अब यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल में 0 बचा। इसका मतलब कि 0 भी क्या है, सम संख्या है। अगर इस तरह से आप नहीं समझते हैं तो फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि 1 के पहले क्या है, 2 के पहले क्या है, 1 है। 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है। देखिए 1 1 छोड़ करके सम संख्या है। जैसे यहाँ 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 था, 3 के बाद में 4 है। तो देखिए यहाँ पर 1 जो है ये क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो देखिए 1 के बाद में जो आएगा वो सम संख्या आएगा। सिंपल सी बात है। जैसे 3 के पहले 2 है तो ये सम संख्या है। अब ये विषम संख्या है। अब 1 के पहले जो होगा वो भी सम संख्या होगा, है कि नहीं। 1 के छोड़ करके 1 क्या है, सम संख्या है और विषम संख्या है। चलिए आप तो समझ ही गए होंगे, ये तो छोटा ही चीज है, राइट। तो 0 एक सम संख्या, इसको नोट कर लेना है। दूसरा चीज है 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, यानी 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही जरूरी है इसको समझना। ओके, क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। हम लोग 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे, देखिए 0 है। अब 0 को हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब 0 को हम p/q के रूप में लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, राइट। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों 0 के बराबर नहीं है, इस चीज को हम आगे समझाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए क्यों 0 के बराबर, ये बताएंगे आपको, राइट। देखिए ये तीसरा नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको नोट कर ही लेना चाहिए। लिखा गया है 0 एक पूर्णांक है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये तो बहुत ही बड़ा कमाल की बात है। बोला गया है 0 एक पूर्णांक तो है लेकिन ना ही वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आई से, कैपिटल आई से हम लोग दर्शाते हैं किसको, पूर्णांक को। ओके, जैसे कि अगर हम रियल लाइन नंबर अगर खींचते हैं तो यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लिखते हैं +1 +2 +3 +4, है कि नहीं। इधर में आ जाता है -1 -2 -3 -4, ये सब आता है कि नहीं। देखिए ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन जो आगे मैं बताऊंगा वो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि भाई जब हम किसी चीज़ को 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, ऐसा भी हम सारा चीज़ बताएंगे आपको। यहीं से भाग नहीं जाना है, क्योंकि जो बेसिक बातें हैं, जो मेन बातें हैं वो आपको अंत में मिलेगी, राइट। देखिए अब यहाँ पर देखिए बोला गया था कि 0 जो है एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। इंटीजर किसको बोलते हैं, यानी जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक प्राकृत संख्या में अगर नेगेटिव नंबर भी ले लेंगे तो सब मिलाकर क्या आ जाता है पूर्णांक में। जैसे कि +1 +2 +3 4 5 6 7 8, या फिर -1 -2 -3 4, फिर 0 को भी इसमें शामिल कर लेंगे तो सारा चीज मिला करके क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, राइट। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि भाई कोई अगर पूर्णांक है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर होगा। यदि हम एक पूर्णांक लेते हैं 4
तो ये क्या है, पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। अगर इसके पहले कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। अगर हम लेते हैं -3, ठीक है, तो इसके पहले साइन है। लेकिन यहां पर बोल दिया गया है कि 0 एक पूर्णांक है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। क्योंकि देखिए क्यों नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए 0 के अगर हम राइट साइड जैसे ही जाना प्रारंभ करते हैं तो वो संख्या पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में होने लगता है, राइट। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 0.0000000001 इतना अगर बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और इसके पहले यानी लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू जो है नेगेटिव में आते जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई 0 क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। 0 इंडिकेट कर रहा है कि इधर जो है धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर क्या है, 0 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए पॉजिटिव नंबर इधर वाला जो है वो 0 से बड़ा है। कौन, पॉजिटिव नंबर। और इधर 0 के इधर जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। यानी नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा है नेगेटिव नंबर और 0 से बड़ा है इधर वाला पॉजिटिव नंबर। तो 0 क्या है, 0 एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 0 जो है छोटा है 0 से। ऐसा कभी बोल सकते हैं 0 स्मॉलर देन 0 या 0 ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। यानी ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। जब फॉलो नहीं करेगा तो वो ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। क्योंकि 0 को एक मध्य पॉइंट माना गया है और बताया गया कि भाई इधर जो रहेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर, इधर जो रहेगा वो नेगेटिव इंटीजर। यानी 0 से बड़ा वो पॉजिटिव इंटीजर, 0 से छोटा वो नेगेटिव इंटीजर। तो ये बेचारा तो बीच में रह गया, ये तो इंडिकेट करने वाला रह गया। इसीलिए ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, एकदम न्यूट्रल होता है। ओके। लेकिन कभी कभी हम लोग कह देते हैं, बहुत सारे टीचर समझाते होंगे कि ये न्यूट्रल भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम x को गुना 0 से करेंगे तो न्यूट्रल का मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन x को गुना 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इसको न्यूट्रल कैसे कहेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो न्यूट्रल कौन करवा रहा है, ये गुना का साइन न्यूट्रल करवा रहा है कि नहीं। तो बहुत टीचर आपको समझा देंगे कि न्यूट्रल नहीं हो सकता है। कोई को कह देंगे कि भाई न्यूट्रल है, ना इसमें पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। लेकिन इतना आपको नोट करके रखना है कि 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, चलिए ये सब बातें आप नोट कर लिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको सिखाने जा रहे हैं। अगर कोई भी संख्या है, सपोज कीजिए ऊपर में 1 है, 0 है और नीचे 1 है, अगर 0 को डिवाइड 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये आप जान रहे हैं, राइट। लेकिन अगर यही जगह पर 1 ऊपर रहता और 0 नीचे रहता तब ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इसको आप परिभाषित क्यों बोल दिए, क्यों नहीं परिभाषित कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से हम परिभाषित करके रहेंगे लेकिन होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर हम ऊपर में लिखते हैं 10 और नीचे लिखते हैं 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। 10 को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। समझिए 10 आम है, उसको 2 भाग में बांटना है तो 5-5 आम हिस्सा होगा, है कि नहीं। अगर मान के चलिए यहाँ पर रहेगा 60 और नीचे है 7, 60 आम है और उसको 7 भागों में बांटना है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर समझिए उसी चीज को, 1 आम है उसको 0 भाग में बांटना है। 1 आम है और उसको 0 भाग में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। 1 आम है और 0 भाग में बांटना है, मतलब कि बांटना ही नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारा बांट सकते हैं, बहुत सारा। अरे भाई बांटना नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि उसको बोलेंगे भाई आम लेगा और लेने के लिए जैसे चाहेगा उससे हम छीन लेंगे, क्योंकि बोला गया कि भाई बांटना तो नहीं है, 0 भाग में बांटना है, यानी बांटना ही नहीं है उसको। ठीक है, तो समझ सकते हैं सबको बोलेंगे लो 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 लो, लेकिन किसी को देंगे नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी संख्या आ जाएंगी एकदम अनंत। इसीलिए हम लोग कह देते हैं अनडिफाइंड। क्या कह देते हैं, अनडिफाइंड। इसको 1/0 को आप 0 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ गए होंगे 1/0। और हमेशा याद कर लें कोई भी संख्या है उसके नीचे मैथमेटिक्स में कभी 0 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या मान लीजिए x, इसके नीचे 0
नहीं रहेगा, अगर है तो ये टर्म जो है अनडिफाइंड कहलाएगा, अपरिभाषित, यानी परिभाषित उसको किया ही नहीं जा सकता। ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए अब एक चीज और, 0 बटा अगर 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा? ये भी अनडिफाइंड होगा, ये भी अनडिफाइंड होगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। आप कहेंगे कि भाई गजब का बात करते हैं, ऊपर में 0 है नीचे 0 है, इसको क्या करेंगे हम? 0 गुना 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 0 गुना 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी 0 बटा 0 बराबर में तो 1 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही होगा। अगर 0 बटा 0 1 हो जाएगा तो फिर समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का कंडीशन है, इसको आपको नोट करके रखना होगा कि कभी भी हर में 0 नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग परिमेय नंबर का बात करते हैं, परिमेय संख्या का p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है कि हर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हर में 0 है तो वो चीज अनडिफाइंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनडिफाइंड कहलाएगा। ओके, तो बहुत सारा चीज आप समझ गए होंगे। अगर वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो ये सब निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए वर्ग निकालेंगे, 0 का वर्ग तो 0 ही आएगा। अगर 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। अगर 0 का क्यूब निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। 0 का क्यूब रूट निकालेंगे तो फिर ये भी 0 आएगा। बहुत सारे कंडीशन है 0 के। अगर आप कैलकुलस पढ़ते हैं, 11-12 में जब जाएंगे कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें 0 से संबंधित बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। अनडिफाइन वाला जो टर्म है बहुत सारा है उसमें, जैसे कि 0 का पावर 0, ये भी अनडिफाइन है कि नहीं? या फिर किसी भी चीज़ का पावर इन्फिनिटिव रहेगा वो भी अनडिफाइन रहता है। उसमें बहुत सारा 6-7 कंडीशन है, ठीक है? ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो थी वो बता दिए। ये वाला चीज़ आपको समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो वो चीज़ अनडिफाइन कहलाएगा। वो डिफाइन है ही नहीं मैथमेटिक्स में, उसका कोई भूमिका ही नहीं है, राइट? चलिए, तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा 0 से संबंधित, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।